अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराहान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 18.5। 18.5 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके एक थ्योरी को समझना है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट वेरिएशन। इस एक्सरसाइज में हम जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। When a variable depend on the product or quotient of two or more variable is called the joint variation। जब कोई भी वेरिएबल डिपेंड करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या उसके क्वेश्चन के ऊपर, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपके पास जॉइंट वेरिएशंस कहलाती हैं। यानी इसके अंदर जितने भी सवाल हम सॉल्व करेंगे उसमें एक वेरिएबल नहीं होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद होंगे। In other words, joint variation occurs when a variable varies directly or inversely with multiple variables। दूसरे अल्फाजों में हम इसे कहेंगे कि जॉइंट वेरिएशंस ऐसे वेरिएशंस को कहा जाता है जहां पर आपके पास डायरेक्टली या फिर इनवर्सली मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, इफ x वेरीज डायरेक्टली विद बोथ, ये बॉडी नहीं है, बोथ लिखा है, इसे ठीक कर लीजिएगा, बोथ है ये, th। If x varies directly with both y and z, we have x is directly proportional to yz। यहाँ दो वेरिएबल्स इंक्लूड है, सो x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा yz के। देन implies x equals to k as a constant of variation and yz। सेम इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल 2 है, इफ x varies directly with y and inversely with z, we have x is directly y upon z। इसमें डायरेक्टली की भी बात हो रही है और इनवर्सली की भी बात हो रही है, दोनों बातें एक साथ की जा रही हैं। देन इम्प्लाइज करेंगे x इक्वल्स टू k एज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन y डिवाइडेड बाय z। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z, y क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपके पास वेरीज हो रहा है एक्स स्क्वायर एंड z के साथ। y इक्वल्स टू 6 व्हेन x इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 9। राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू -8 एंड z इक्वल्स टू 12। अब जरा सवाल को समझते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। देन पहली लाइन जो है, पहली लाइन आपके पास इक्वेशन बनाती है और पहली लाइन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो के फाइंड आउट करने के लिए दी जाती हैं। सो फर्स्ट लाइन से आप इक्वेशन को बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद आपने कांस्टेंट मालूम करना है। हर सवाल में सेम यही प्रोसीजर है, यही स्टेप आप फॉलो करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद आपने कांस्टेंट मालूम करना है। उसके बाद मेन सवाल के ऊपर आना है कि मेन सवाल क्या पूछा गया है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ y varies directly as x square and z square, since y varies directly as x square and z square, so हमने यहाँ पे बता दिया y is directly proportional to x square z। देन इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इक्वालिटी का साइन आएगा और कोई कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा k लगेगा। y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर z, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए लाइन स्टार्टिंग में जो आपको सेंटेंस गिवन है, फर्स्ट आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो एक्स के लिए होंगी। सो यहाँ पे आप लिख के बताइएगा, वी नो दैट y इक्वल्स टू 6 व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 9। तो इन तमाम वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर z, y की जगह 6 इक्वल्स टू k 4 का स्क्वायर x 4 है एंड z 9 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144 आंसर आया और 6 एज इट इज कॉपी हो गया। हमें मालूम करना है कि कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करें जैसे आपको आसानी लगती है। आप के को यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं, के को अगर सेपरेट नहीं करना तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो के की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, हम रूल्स फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वालिटी की बात लेके जाते हैं तो वो उलट जाते हैं।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 9 144, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k अपनी जगह पे रहेगा, 144 6 के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 6 के बाद जाके डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसे कैंसिल करेंगे, 6 1 6 एंड 6 24 144। सो k इक्वल्स टू 1/24 आपके पास आंसर आएगा। हर सवाल में यहाँ तक स्टेप सेम करना है, देन उसके बाद मेन सवाल के ऊपर आना है। तो यहाँ इन्होंने मेन सवाल पूछा है, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपने लिख के दिखाना है y को एज अ फंक्शन ऑफ x में। सो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो y जो है वो फंक्शन x और z में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए भाई, y इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर जेड, वाई इक्वल्स टू k की जगह 1/24 एक्स स्क्वायर जेड। यही बात इन्होंने पूछी थी कि y को आपने इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जेड में कन्वर्ट करके दिखाना है। इन टर्म्स ऑफ हो जाए या फंक्शंस की बात कर दी जाए तो वहां पे आपने यही काम करना होता है कि सिर्फ k की वैल्यू को पुट करेंगे, बाकी आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी वो उसी फंक्शन में बन जाएगी जो पूछी गई है। ये एक्स स्क्वायर है और z है, तो इसे हम कह देंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चलते हैं आगे, क्या बात इन्होंने पूछी है उसकी तरफ। पहले पार्ट में इन्होंने फंक्शन पूछा था और सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू -8 एंड z इक्वल्स टू 12। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू -8 गिवन है और z की वैल्यू 12 गिवन है। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अभी हमने फंक्शन में बनाई थी, फंक्शन इन्होंने पूछा था, यहाँ इक्वेशन 2 बनी थी, इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 2, y इक्वल्स टू 1/24 एक्स स्क्वायर जेड, 1/24 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, x की जगह आपके पास -8 का स्क्वायर एंड z की जगह 12। देन इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, 24 12 1 12 12 2 24। अगेन आपने इसको कैंसिल किया, 2 1 2 एंड 2 34 64। सो y इक्वल्स टू 34। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.5 क्वेश्चन नंबर 2, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड म्यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t। ये यहाँ तक जो बात हुई है वो हम इक्वेशन बनाएंगे इससे, ठीक है। देन इसके बाद जो आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी वो k के लिए गिवन होंगी। y इक्वल्स टू 40 व्हेन x इक्वल्स टू 8, म्यू इक्वल्स टू 5, v इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 2। ये कंप्लीट बात आपकी क्या हो गई, इक्वेशन बनाने तक की और कांस्टेंट मालूम करने के लिए। उसके बाद मेन सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। कह रहे हैं y इन टर्म ऑफ x आपने इक्वेशन बना के दिखानी है, म्यू v एंड t, यानी कि y जो है इन्वॉल्व होना चाहिए x म्यू v एंड t में, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसमें। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फिर सेकंड में बोला है कि y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन, फिर x इक्वल -2, म्यू इक्वल 4, v इक्वल 3, t इक्वल -1। जबकि इन चारों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है ये गिवन होगी, फिर हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, सिंस y वेरीज डायरेक्टली एज x, y कह रहे हैं डायरेक्टली एज x है, एंड म्यू x एंड म्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड इनवर्सली एस v एंड t। y इज डायरेक्टली, अगर हम इसे देखें, वैसे तो इक्वेशन ये 2 बनेगी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया, अगले सवाल में डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखिए पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x म्यू स्क्वायर एंड अगेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/vt, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये मेन आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद आपने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाना है और उसकी जगह k पुट करना है, ठीक है। k लगा देंगे, k आपके पास k एज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। y इक्वल्स टू k x म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी टी, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 बनाने के बाद आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो k की वैल्यू स्टार्टिंग में जो आपको वैल्यूज गिवन है वो k के लिए यूज की जाएंगी। y की जगह 40 पुट करेंगे, x की जगह 8, म्यू की जगह 5, v की जगह t 3 एंड t की जगह 2। सो आपने इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट किया। कैलकुलेशन फिर मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने तरीके से कीजिएगा,
हम क्लास 6 से 9 क्लास तक अच्छे से कैलकुलेशन सीखते आए हैं। जो आपको आसान मेथड लगता है आप उस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट किया है, सॉल्व किया है एंड के को सेपरेट किया है। आप चाहें तो के को पहले सेपरेट करके इक्वेशन बना लें, देन उसके बाद वैल्यूज को पुट कर दें। दोनों तरीकों से हो सकता है। तो जब इनकी कैलकुलेशन हमने ली तो हमारे पास आंसर आ गया के इक्वल्स टू 6/5। अब क्या करना है, आप मेन सवाल पे जाते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि y इज अ टर्म ऑफ x म्यू v एंड t में देनी है। सो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में k की जगह पे आप वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम k की जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 x म्यू स्क्वायर वी टी। ठीक है, सो y इन टर्म ऑफ x म्यू स्क्वायर v एंड t में कन्वर्ट हो गई है। पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड हिस्से में इन्होंने कहा था कि आप y की वैल्यू को फाइंड करें। पुट द वैल्यू ऑफ x -2, सबसे लास्ट वाली लाइन में जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट की जाएंगी। म्यू इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू -1 इन अबव इक्वेशन। ये जो अबव इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज को पुट करके दिखा दीजिए। तो तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया। 6/5 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। x की जगह -2, म्यू की जगह 4 का स्क्वायर, v की जगह t 3 एंड t की जगह -1। देन आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन आपकी मर्जी, जैसे आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं वैसे कीजिए, जो आसान लगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा y का वो हो जाएगा 64/5। द वैल्यू ऑफ y इज 64/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.5 क्वेश्चन नंबर 3। इफ w varies directly as u square and inversely as cube root of v and w equals to 216 when u equals to 6 and v equals to 27, find the value of w when u equals to 10 and v equals to 1 to 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। सॉल्यूशन के बाद सिंस w varies directly as mu square, w is directly as mu square, इक्वेशन 1 हो जाएगी and inversely as cube root of v। और सेकंड पे इन्होंने कहा है कि यही चीज क्या है, w is inversely 1/√v एंड इंडेक्स आपके पास 3 है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3 v। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 बनाने के बाद आपने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी। w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। जब साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और k कांस्टेंट आ जाएगा। तो w इक्वल्स टू k u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ओके, जब इक्वेशन 3 बन जाएगी देन उसके बाद हम मेन सवाल पर आएंगे। मेन सवाल पे नहीं आएंगे, इसके बाद हम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए जो हमारे पास वैल्यूज स्टार्टिंग में गिवन है वो w इक्वल टू 16 व्हेन u इक्वल्स टू 6 एंड v इक्वल्स टू 27। इक्वेशन नंबर 3 में आप तमाम वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा k का, k इक्वल्स टू 18। जब आंसर आ जाए तो इसको आपने क्या करना है, पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3। अगेन इक्वेशन नंबर 3 में k की वैल्यू को पुट करेंगे। कब पुट करेंगे, व्हेन u इक्वल्स टू 10 एंड v इक्वल्स टू 1 to 5। जबकि u 10 के बराबर होगा और v 1 to 5 के बराबर होगा, जो आपके पास अगले स्टेप में बात की जा रही है। देन यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखिए, w इक्वल्स टू k u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v। k की जगह आ जाएगा 18, u की जगह 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 to 5 का क्यूब रूट। 1 to 5 का क्यूब रूट बराबर होता है 5 के। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। क्यूब रूट लेना है हमने, 1 to 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 और 18, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 1 5, 5 2 10। देन इन तीनों चीज़ों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, योर आंसर इज 360।
ठीक है, तो W इक्वल्स टू 360, द वैल्यू ऑफ W इज 360, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.5, क्वेश्चन नंबर 4, if the time period t of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length L and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity, acceleration को इन्होंने gravity से represent किया है, तो यहाँ पे acceleration की जगह हम g लेंगे। If t equals to 2 सेकेंड, L equals to 100 सेंटीमीटर, आपके पास यहाँ बुक में सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर को काट के आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है सेंटीमीटर की। एंड जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर की भी मिस्टेक है, यहाँ स्क्वायर नहीं गिवन, आप स्क्वायर पुट कर दीजिएगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन एल इक्वल्स टू 200 मीटर एंड जी इक्वल्स टू 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिएगा एट द पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, सवाल ये कि मैंने अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन को बनाना है। सो इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है सिंस टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। सो ये आपने इक्वेशन बनाई, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 के लिए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन। अब टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√g के, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L डिवाइडेड बाय √g। फिर यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया k, t इक्वल्स टू k √L डिवाइडेड बाय √g, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बनाने के बाद आपने के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू जो भी गिवन होती है वो कांस्टेंट के लिए गिवन होती है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। टी 2 सेकेंड है, एल 100 मीटर एंड जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो इनकी वैल्यूज को हमने पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद के की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, के इक्वल्स टू 0.626। इसके बाद आपने क्या करना है, जब के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी देन आपने अगेन के की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 3 व्हेन एल इक्वल्स टू 200 मीटर एंड जी इक्वल्स टू 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 में आपने के की जगह 0.626 पुट किया, एल की जगह 200 पे रूट है डिवाइडेड बाय √7.8। कैलकुलेशन की, इसकी कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 3.2113 सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 3.2113 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 18.5, क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम v ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। इफ v इक्वल्स टू 100, t इक्वल्स टू 30 एंड p इक्वल्स टू 64। यहाँ तक जो भी बात हुई है वो कांस्टेंट के लिए और इक्वेशन के लिए हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब हमें v की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन t इक्वल्स टू 60 एंड p इक्वल्स टू 81, जबकि t 60 के बराबर है और p 81 के बराबर है। सॉल्यूशन के बाद आप लिख के बताइए, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√p, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन कर दीजिए, जब ये कंबाइंड हो जाएगी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t/√p। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और k एज अ कांस्टेंट यूज किया जाएगा। सो v इक्वल्स टू k t/√p, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अब 3 बनाने के बाद हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्टिंग में आपके पास v इक्वल 100 गिवन था, t 30 एंड p 64। इक्वेशन नंबर 3 में आपने इनकी वैल्यूज को पुट करना है।
पुट करने के बाद इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास के का आंसर आ जाएगा 80/3। जब के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3। फिर अगेन इक्वेशन 3 में के की वैल्यू को पुट करना है, जबकि टी आपके पास 60 के बराबर होगा और पी 81 के बराबर होगा। सो v इक्वल्स टू के टी अपॉन √p इक्वल्स टू के की जगह 80/3, टी की जगह 60 डिवाइडेड बाय √81। ठीक है, पी की जगह 81 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। अगले स्टेप में आपने 80 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा और √81 आपके पास इक्वल होता है 9 के। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1600 डिवाइडेड बाय 9। 1600 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 177.77 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख के दिखाएंगे। और v इक्वल्स टू 177.78 क्यूबिक मीटर। सो पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर गिवन होते हैं उन्हें हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करना आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। जो भी नंबर होता है अगर वो 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 1 ऐड करके 78 बन गया क्यूबिक यूनिट। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज 177.78 क्यूबिक मीटर। आंसर। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 18.5 कंप्लीट होती है। 18.6 के लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।